करी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जो लगभग हर घर में होता है। कहीं तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, ये पेड़ बन जाता है, और कहीं पर इसकी ग्रोथ ही नहीं होती है। उल्टा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको करी पत्ता से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, विंटर में इसकी कैसे केयर करते हैं, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इसको कैसे घना करते हैं, एक एक चीज़। ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। एज कम्पेयर टू अदर आउटडोर प्लांट्स, करी पत्ता थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। अगर आप इसको जड़ से उखाड़ के कहीं और लगा रहे हो, या बार बार रीपॉट कर रहे हो, या शिफ्ट कर रहे हो, तो इसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये लग ही जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब सदाबहार प्लांट है, मौसमी प्लांट नहीं है ये। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करोगे तो ये सालों साल आपके साथ रहेगा। आप इसको कई तरीके से उगा सकते हो। बीज जो होते हैं इनको निबोर कहते हैं, इनसे उगा सकते हो, कटिंग से उगा सकते हो, आप इसको नर्सरी से ला सकते हो, या आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि करी पत्ता अपने आप जड़ों से छोटे छोटे पौधे निकाल देता है बिना बीज डाले। करी पत्ता बहुत तरीके से ग्रो होता है, लेकिन बेस्ट होता है कि आप इसको नर्सरी से लेके आओ। अगर आप इसको नर्सरी से लेने जा रहे हो तो बेस्ट सीज़न होता है बसंत का, बाहर का, फरवरी मार्च के आसपास। आप इसमें लेकर आइए, क्योंकि ये एक गर्मी वाला पौधा है। फरवरी से लेके इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, पूरे साल चलती है, और जब तक ठंड शुरू होती है अक्टूबर तक ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। साउथ इंडिया में तो उतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो ये प्लांट पूरे साल अच्छा रहता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और इसमें करी पत्ता डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है, नई पत्तियाँ नहीं आती हैं, और जो पत्तियां हैं वो भी बिल्कुल ड्राई सी, बेजान सी हो जाती हैं। आपको इसकी थोड़ी सी केयर करनी है सर्दियों में। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू केयर समर प्लांट्स इन विंटर्स, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसकी कैसे केयर करनी है, इसको कहाँ रखना है, कितनी खाद देनी है, कवर करना है, वो सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, आपका करी पत्ता फरवरी जैसे ही मौसम चेंज होगा, जैसे ही सर्दी से गर्मी स्टार्ट होगी, ये फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। करी पत्ता के लिए बेस्ट टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। टेम्परेचर जब इस रेंज के बाहर जाता है, मतलब 35 से 38 होता है, 40 होता है, 42 होता है, तो इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन या ब्लैक होने लगती हैं, थोड़ी ड्राई सी होने लगती हैं। इसका रीज़न यही है। तो जब गर्मी बहुत तेज़ होती है, मई जून में, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आप इसको शेड में रखिए, धूप में मत रखिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। इसी तरीके से जब ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर गिरने लगता है 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, तब भी प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको इसको अंदर रखना है। करी पत्ता एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है जो एक्चुअली में ग्राउंड में पेड़ की तरह ग्रो होता है। ये तो हम लोग हैं जो इसको पॉट में ग्रो करते हैं। तो अगर आप इसको पॉट में भी ग्रो कर रहे हो, इसे कम से कम 2.5 से 3 घंटे की धूप चाहिए, कम से कम, और उसके ऊपर आप 5 घंटे 6 घंटे जितनी धूप देंगे इसके लिए उतना ही अच्छा है। आपके घर में जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा धूप आती है, आप करी पत्ता को वहीं पर रखिएगा। अगर आपने करी पत्ता को पानी अच्छे से दिया है, खाद अच्छी दी है, सब दी है, लेकिन धूप नहीं दी है, तो इसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जब बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तब आप इसको शेड में रख सकते हो। करी पत्ता को आप किसी भी चीज़ में ग्रो कर सकते हो। आप चाहो तो कपड़े का एक थैला, उसमें ग्रो कर दो, लोहे की बाल्टी में ग्रो कर दो, मिट्टी के पॉट में, सीमेंट में, ग्रो बैग में, किसी भी प्लास्टिक, सेरामिक, किसी में भी ग्रो कर सकते हो। एक बार ये एडजस्ट हो गया तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आपने नई नई गार्डनिंग शुरू की है, आप बिगनर हो, या करी पत्ता आपसे नहीं लगता है, तो आप मिट्टी के पॉट में ही ग्रो करो। मिट्टी नहीं तो सीमेंट, इन्हीं दोनों में ग्रो करो, आपका करी पत्ता ग्रो हो जाएगा। मेरे पास 3 करी पत्ता है, तीनों अलग अलग पॉट में हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा 8 इंच का प्लास्टिक का पॉट है। इसमें जो मदर प्लांट थी वो तो सूख गई, लेकिन नीचे से जड़ों से 3 छोटे छोटे और प्लांट्स निकल आए। ऐसा मैंने मधुमालती में भी देखा है, जड़ों से नए छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं।
तो इसमें वैसे ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये है मेरा 10 इंच का सीमेंट का पॉट। इसे कटिंग से लगाया था और ये काफ़ी पुराना प्लांट है मेरा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। पत्तियों का साइज़ बहुत अच्छा है। किचन में मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है हर 2 दिन में मैं इसकी पत्तियां तोड़ती रहती हूँ। इसमें नई पत्तियां आती रहती हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, पत्ती में बहुत अच्छी खुशबू आती है, कलर वगैरह सब बहुत अच्छा रहता है। करी पत्ता की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इस पॉट में काफ़ी स्पेस था तो मैंने इसमें मिर्ची के बीज डाल दिए थे, तो एक मिर्ची ग्रो भी हो गई है। मिर्ची की जड़ें इतनी गहरी नहीं होती हैं, तो मिर्ची और करी पत्ता दोनों बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसकी डंडी इतनी लंबी इसलिए है क्योंकि इसकी सही टाइम पे प्रूनिंग नहीं की गई थी, स्पेशली हार्ड प्रूनिंग नहीं की गई थी। फरवरी में मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तीसरा है मेरा मिट्टी का पॉट। ये प्लांट जो आपको दिख रहा है ना, ये वही वाला प्लांट है जो हाउ टू केयर प्लांट्स इन विंटर्स में मैंने अंदर शिफ्ट किया था। इस प्लांट को मैंने फरवरी में इस पॉट में शिफ्ट किया, थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग की। इसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। ये तीनों ही करी पत्ता अलग अलग तरीके के पॉट्स में है और इनकी अपनी अलग अलग स्टोरी है और इसलिए इनकी अलग अलग ग्रोथ हो रही है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि जो करी पत्ता मैंने मिट्टी के पॉट में लगाया है मुझे उसकी केयर बहुत कम करनी पड़ती है। जैसे मैं नॉर्मल प्लांट्स की करती हूँ वैसे ही उसकी करती हूँ, लेकिन जो प्लास्टिक में लगा हुआ है ना उसकी मुझे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अभी बारिश में उसमें ज़्यादा पानी गिरा, इस वजह से उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ब्राउन हो गई हैं। तो वो तो कवर हो जाएंगी, लेकिन बात यह है कि अगर आप बिगनर हो तो आप मिट्टी के पॉट में ही लगाना। अब मैं आपको बताती हूँ कि करी पत्ता के लिए पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए। वैसे तो किसी भी प्लांट को उससे एक साइज़ बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन करी पत्ता के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 8 इंच के पॉट में लगाओ, कम से कम 8 इंच के पॉट में। अगर प्लांट बहुत छोटा है, मतलब इतनी छोटी सी सीडलिंग है, अभी बीज से उगाई है, तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर आप नर्सरी से छोटा प्लांट भी लाए हो तो कम से कम 8 इंच के पॉट में लगाओ, क्योंकि करी पत्ता बहुत तेज़ी से फैलता है। आप उसको बार बार एक साइज़ बड़े पॉट में शिफ्ट करोगे तो हो सकता है कि रीपॉटिंग के टाइम पे इसको प्रॉब्लम हो जाए। एटलीस्ट 8 इंच के पॉट में लगाइए, ये आराम से 1-2 साल उसी पॉट में ग्रो करेगा। और उसके ऊपर आप कितने भी बड़े पॉट में लगा सकते हो, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच, जितने भी बड़े पॉट में आप लगा दो इतना अच्छा है इसके लिए। लेकिन अगर आप बैल्कनी में गार्डनिंग कर रहे हो या टेरेस में पॉट में गार्डनिंग कर रहे हो तो 10 इंच में, 12 इंच में करी पत्ता बहुत आराम से ग्रो करता है। आपके एरिया में जो भी मिट्टी अवेलेबल है, लाल मिट्टी, काली, भूरी, ब्लैक, क्लेई, सैंडी, जैसी भी मिट्टी है, आप उसको साफ़ करके उसमें थोड़ी सी खाद मिला के करी पत्ता को लगा सकते हो। बहुत से लोग ऐसे लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के प्लांट शुरू में तो ग्रोथ करते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं की मिट्टी चिकनी है, बहुत ज़्यादा चिकनी है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। कहीं की मिट्टी ऐसी है कि बिल्कुल दलदल कीचड़ बन जाती है, कहीं पानी को होल्ड नहीं कर रही है। इस वजह से हम एक सॉइल का मिक्सचर तैयार करते हैं, कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं मिट्टी में इसको परफेक्ट बनाने के लिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको आपके एरिया में जो भी मिट्टी है वो लेनी है और उसको साफ़ करना है। साफ़ इसलिए करना है, मतलब उसमें प्लास्टिक, बड़े बड़े पत्थर, कांच वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर मिट्टी में हैं तो ये जड़ों को बढ़ने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। इसको साफ़ करने के बाद जितनी भी मिट्टी आपके पास है उसका लगभग आधा कंपोस्ट लेना है। कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, कोई भी, लेकिन कंपोस्ट को ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपोस्ट मिट्टी को सॉफ्ट करता है। ये काफ़ी स्पंजी होता है, जहाँ पर हार्ड मिट्टी है मिट्टी को सॉफ्ट करता है। दूसरी चीज़, जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। कंपोस्ट को ऐड करने से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़, कंपोस्ट पानी को होल्ड करती है, तो आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी काफ़ी देर तक गीली रहती है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है और ये टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लेने जा रहे हैं वो है सैंड, दैट इज़ बालू। ये जो बालू है ना, सिल्वर कलर की दिख रही है, हमें इसे ही ऐड करना है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि सैंड कहाँ से लेनी है, समुद्र के किनारे से लेनी है या रिवर सैंड लेनी है, सैंड नहीं मिल रही है। तो आपको समुद्र के किनारे से सैंड नहीं लेनी है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है मैं वहाँ से थोड़ी सी सैंड ले आती हूँ,
अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिलती है तो आप किसी भी शॉप से ले आइए जहाँ पर सैंड मिलती है। ये बालू आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलानी है, थोड़ी थोड़ी करके मिलानी है। बालू थोड़े से डालिए, मिलाइए और इस तरीके से हाथ में बांध के देखिए। अगर ये खुल गई तो आपको सैंड ऐड नहीं करनी है। अब अगर आप ऐसे मिट्टी बांधते हो और ये होल्ड मतलब लड्डू जैसा ऐसा बंध रहा है तो आपको थोड़ी सी सैंड और ऐड करनी पड़ेगी। सैंड हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरी करती है और बहुत ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करने देती है, मतलब कीचड़ जैसा नहीं बनने देती है सैंड। जो वर्ड एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेल ड्रेन सॉइल, वो सैंड्स ही बनाती है। ये तो तीनों बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा आप थोड़ी सी कोकोपीट भी डाल सकते हो अगर आपके पास है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। एक्चुअली गर्मी में कोकोपीट काफ़ी सही रहती है क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखती है। मिट्टी सूख जाएगी लेकिन कोकोपीट काफ़ी टाइम तक गीली रहती है और ये मिट्टी को सॉफ्ट रखती है, जमने नहीं देती है। कोकोपीट को आप ज़्यादा मत डालिएगा, अगर बहुत ज़्यादा डालोगे तो हो सकता है कि ओवर वाटरिंग हो जाए। कोकोपीट पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप इसको ज़रूर देखिए। अब मैं एक और चीज़ मिट्टी में डालने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पेस्टिसाइड्स। बहुत से लोग इसको मिट्टी में नहीं डालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट में अगर कभी कोई डिजीज़ लग गई, मतलब वायरस लग गया, बैक्टीरिया लग गया या मिट्टी में कुछ कीड़े मकोड़े हो गए, स्नेल निकलने लगते हैं, फंगस होने लगती है तो रूट्स ख़राब हो जाती हैं। करी पत्ते की जड़ें सेंसिटिव होती हैं, उसमें एक बार फंगस लग गई तो ब्लैक स्पॉट होने लगते हैं पत्तियों में, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं आपको वो हर छोटी से छोटी चीज़ बता रही हूँ जिसकी वजह से करी पत्ता ख़राब हो सकता है। मैं ऐड करती हूँ नीम की खली। नीम की खली पेस्टिसाइड भी है, फंगीसाइड भी है, थोड़ा सा डालना है। एक्चुअली नीम की खली में ना एक हल्की सी स्मेल होती है, तो जब आप इसको थोड़ा सा मिट्टी में डालोगे तो स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जब इसकी क्वांटिटी ठीक हो जाएगी, मतलब करीब मैं 2 किलो की मिट्टी तैयार कर रही हूँ और इसमें मैंने ये इतना सा ही डाला है और इतने में ही मिट्टी में स्मेल आ गई है, इतना काफ़ी है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है, आपके पास कोई फंगीसाइड है, ट्राइकोडर्मा रखा है, तो आप उसको भी डाल सकते हो। जितना लिखा हुआ है उसकी पैकेजिंग में उसके अकॉर्डिंग ही मिट्टी में मिक्स करिएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डाल सकते हो तो किचन में जो दालचीनी होती है उसका पाउडर बना के आप डाल सकते हो। लगभग 1 किलो मिट्टी में 1 टेबल स्पून काफ़ी है। इसको अच्छे से मिक्स करिए और आपका सॉइल मिक्सचर रेडी हो गया है। हमेशा मिट्टी को चेक करके ही पानी देना है, या तो देखने से पता चल जाएगा कि मिट्टी सूख गई है, या आप टच करके देखिए, अगर मिट्टी सूखी है तभी पानी देना है। अगर मिट्टी गीली है, उसमें थोड़ी सी भी नमी है, तो पानी नहीं देना है, भले ही आपने 5 दिन पहले पानी दिया था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है कि करी पत्ता को कितने दिनों में पानी देना चाहिए। इसका सही आंसर कोई नहीं बता सकता है क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग सिचुएशंस हैं। डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर क्या है, आपने किस पॉट में लगाया है। जैसे प्लास्टिक और सेरामिक में मिट्टी काफ़ी टाइम तक गीली रहती है, मिट्टी में या सीमेंट में जल्दी सूख जाती है। आपने मिट्टी में कंपोस्ट और कोकोपीट ऐड की है या नहीं ऐड की है, आपने कितनी देर धूप में प्लांट को रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो पहले आप मिट्टी को चेक करो, अगर ज़रूरत है तो उसको पानी दो। दूसरी चीज़, करी पत्ता में ये बहुत ज़रूरी है कि आप पानी प्लांट के हिसाब से दो, अपने हिसाब से नहीं दो। एक बार पानी दो, थोड़ी देर वेट करो, फिर दोबारा पानी दो। आपको तब तक पानी देना है जब तक पानी नीचे से निकल ना जाए। एक्चुअली करी पत्ता की जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, हमें लगता है हमने 1 मग पानी दिया और पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीचे जो मिट्टी है ना, वहाँ तक अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो वो मिट्टी सूख सूख के पत्थर बन जाती है, और जो जड़ें बढ़ रही हैं ना, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है क्योंकि मिट्टी के नीचे उनको पत्थर मिल रहा है। इसलिए पानी तब तक देना है जब तक नीचे से निकल ना जाए। और एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हर हफ्ते करी पत्ता की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद पानी दीजिए, बहुत फ़र्क दिखेगा। वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है, एज़ कम्पेयर टू अदर आउटडोर प्लांट्स, करी पत्ता को पानी काफ़ी कम चाहिए होता है, इसे ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं है। आप तुलसी जी में थोड़ा पानी एक बार ज़्यादा डाल देंगे तो चलेगा, लेकिन करी पत्ता की जड़ें काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसमें फंगस लगने लगती हैं, इसकी जड़ें गलने लगती हैं। जो पत्ते में ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, या पत्तियाँ पीली हो रही हैं, या ब्राउन हो रही हैं, सूख रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है ओवर वाटरिंग।
तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एग्जैक्टली पानी कब देना है, तो आप एक काम कर सकते हो, करी पत्ता को जब पानी की ज़रूरत होती है ना, तो ये अपने आप अपनी पत्तियां झुका देता है। इससे समझ में आ जाता है कि इसको पानी की ज़रूरत है। शुरू में 3-4 बार आप ऐसा कर सकते हो कि इसको पानी दो और फिर वेट करो जब ये सिम्टम शो करे, फिर आप पानी दो। तो आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा कि इसको एक्चुअली 3 दिन में, 4 दिन में, कितने दिन में पानी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी दे सकते हो। करी पत्ता एक फ्लावरिंग या फ्रूटिंग वाला प्लांट नहीं है, हम इसको इसकी पत्तियों के लिए रखते हैं। बसंत ऋतु में इसमें फूल दिख जाएंगे, निबोर भी दिख जाती हैं बारिश के आसपास, लेकिन हम इसको पत्तियों के लिए रखते हैं। तो जितने भी लीफी प्लांट हैं उनको एनपीके चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन इनको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है। हमने इसकी मिट्टी में तो कंपोस्ट ऐड किया ही था, कंपोस्ट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप हर 2 महीने में गुड़ाई करके ज़रूर चेक करना कि ऐसा तो नहीं कि मिट्टी का टेक्सचर चेंज हो गया है और मिट्टी टाइट हो गई है। अगर आपको मिट्टी टाइट लग रही है और आपको लग रहा है कि कंपोस्ट ख़त्म हो गया है, तो ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई करिए, मिट्टी हटाइए, कंपोस्ट डालिए, कवर करिए और अच्छे से पानी दे दीजिए। कुछ लोगों का सिर्फ इतने में ही काम चल जाता है, वहाँ का पानी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब परफेक्ट होती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, यहाँ पर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि पानी भी अच्छा नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ, हाई एनपीके वाले जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे गाय के गोबर की लिक्विड खाद और सरसों की खली की लिक्विड खाद, ये दोनों बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र्स हैं करी पत्ता के लिए। ये मैं चेंज कर करके देती रहती हूँ मौसम के अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं सरसों की खली नहीं देती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मैं गाय के गोबर की खाद नहीं देती हूँ। मॉनसून शुरू होने के पहले मैं नीम की खली की लिक्विड खाद भी देती हूँ। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ आई फर्टिलाइज माई प्लांट्स, उसमें मैंने पूरा रूटीन दिखाया है थ्रू आउट द ईयर मैं कैसे फर्टिलाइज़र देती हूँ, आप वो देख सकते हो। अगर आप काउडंग फर्टिलाइज़र वगैरह अपने घर पे नहीं बना सकते हो तो आप सीवीड सोल्यूशन भी दे सकते हो, लेकिन सीवीड सोल्यूशन के साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी दो, कभी कभी सीवीड और कभी कभी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। ये सारे तो फर्टिलाइज़र्स थे जो मैं थ्रू आउट द ईयर देती रहती हूँ। अब मैं आपको एक टॉनिक बताने जा रही हूँ जो मैं अपने करी पत्ता पे देती हूँ, जिससे मेरा करी पत्ता बहुत खुश रहता है, हैप्पी रहता है, घना घना रहता है, और वो है बटर मिल्क, दैट इज़ छाछ, जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं। आप जो मार्केट में पाउच आता है मट्ठे का वो भी ले सकते हैं, या अगर घर में आप बना रहे हो तो वो भी ले सकते हो। बस आप ये ध्यान रखना कि जो घर में बनाया है उसमें मक्खन नहीं होना चाहिए, अच्छे से छान लीजिए। ये 8 इंच का पॉट है, इसमें मुझे छाछ डालनी है, तो 1 लीटर पानी लिया है और मैंने इतनी ली है ये छाछ। छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ उतनी होनी चाहिए जो हम खुद भी पी सकें। अगर बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आप इसकी क्वांटिटी आधी कर दीजिए। जैसे हम पानी देते हैं वैसे ही इसको पानी में मिक्स करके देना है। मैं इसको करीब 40 दिन के गैप में देती हूँ। इसका स्प्रे बना के अगर आप पत्तियों में डालोगे तो ऐसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मिट्टी में ही डालोगे आप तो ये सफिशिएंट है। अच्छा, छाछ इसलिए डालते हैं क्योंकि करी पत्ता एक सिट्रस फैमिली का प्लांट है, तो इसमें अगर मिट्टी हल्की सी एसिडिक होती है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने करी पत्ता में आज कोई खाद दी है तो नेक्स्ट आप कुछ भी डालोगे, भले ही आप छाछ डालो, एप्सम सॉल्ट डालो या कुछ भी डालो, एटलीस्ट 10 दिन का गैप होना चाहिए। वैसे तो मैं कुछ भी डालती हूँ तो 25 दिन का गैप रखती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ देना है तो एटलीस्ट 10 दिन का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करी पत्ता एक ईटेबल प्लांट है, हम इसको खाते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसकी हम प्रॉपर केयर करें और इसमें कीड़े ना लगने दें। और वैसे इस पर कीड़े लगते भी नहीं है क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन कभी कभी पेस्ट का अटैक हो जाता है तो उसके लिए तो हमें दवाई वगैरह नीम का डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप हर हफ्ते इस पर नीम का स्प्रे करोगे तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि प्लांट में वायरस लग जाते हैं, डिजीज़ेस हो जाती हैं, कुछ अजीब तरीके की बीमारियां होने लगती हैं। तो अगर आप हर हफ्ते नीम का स्प्रे पत्ती के ऊपर कर रहे हो, मिट्टी में डाल रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती हैं। और मैं नीम ऑयल के कंपैरिजन जो नीम की पत्तियों का स्प्रे हम घर पे बनाते हैं, मैं उससे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। मैं बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। जो कड़वी वाली नीम होती है ना, उसकी थोड़ी सी पत्तियाँ लें,
अच्छे से साफ़ करें और 1 लीटर पानी में इसको उबालें। तब तक उबालना है जब तक ये 1/4 ना बचे और इसका कलर भी डार्क ग्रीन कलर का थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाएगा। इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें और छान लें। ये जो नीम का पानी तैयार हुआ है इसे ऐसे प्लांट्स में नहीं देना है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो करीब 1 लीटर पानी में आप इसकी 10 टेबल स्पून मिक्स करो और प्लांट में अच्छे से स्प्रे करो। पत्तियों के ऊपर नीचे थोड़ा सा मिट्टी में डाल दो आप। ये स्प्रे शाम को करना है। शाम को प्लांट रेस्टिंग पोजीशन में होता है, अच्छे से इसको दवाई लग जाएगी और सवेरे उठ के आप इसको अच्छे से धो दो। इस सोल्यूशन को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप बाहर 10-15 दिन तक आराम से रख सकते हो। इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर भी ठीक रहता है। जब ये ख़राब होने लगेगा तो इसमें स्मेल आ जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करी पत्ता को घना कैसे करते हैं और इसकी पत्तियाँ जब हमें तोड़नी होती है यूज़ करने के लिए तो कैसे तोड़नी चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है गाय के गोबर की लिक्विड खाद कैसे बनाते हैं, एक वीडियो है किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, सरसों की खली कब कैसे देनी है, नीम की खली और नीम का पानी कैसे बनाते हैं, एप्सम सॉल्ट, सीवीड, कौन सा पॉट बेस्ट होता है, प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, सारी वीडियोज़ इस चैनल पे हैं। आप करी पत्ता पे कुछ भी देने के पहले वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये करी पत्ता थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। सही चीज़ सही तरीके से दी जाए तो बेटर है। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि करी पत्ता को घना कैसे करते हैं। ये प्लांट पहले ऐसा था, इसको वैसे परफेक्ट सनलाइट, परफेक्ट पानी, खाद वगैरह सब कुछ दिया गया है और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ प्रूनिंग का भी है। मैंने शुरू से इसकी प्रूनिंग की है, इसकी टिप से कटिंग करते हैं। मैंने जैसे ही टिप से काटा 2-3 यहाँ पे छोटी छोटी शूट्स निकल आई हैं, ब्रांचेस निकल आई हैं। इस प्लांट में भी मैंने ऐसे ही कटिंग की है। करी पत्ता हमेशा टिप से बढ़ता है, हमेशा ऊपर से बढ़ता है, कभी उसकी पत्तियाँ नीचे से नहीं बढ़ती हैं। जैसे गुड़हल है, तुलसी है, इनकी पत्तियाँ नीचे नीचे भी आती हैं, लेकिन करी पत्ता हमेशा टिप से बढ़ता है। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करोगे तो ये बिल्कुल डंडा बनता चला जाएगा। इसे नॉर्मल प्रूनिंग कहते हैं। आप फरवरी से लेके अक्टूबर तक किसी भी टाइम इसकी प्रूनिंग कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा मत करना कि आप इसको काटते ही जा रहे हो। सपोज़ आपने एक जगह काटा और उसमें 2-3 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उनको एटलीस्ट 4-5 इंच का हो जाने दीजिएगा, उसके बाद काटिएगा। अगर आपका करी पत्ता भी इस तरीके से हो गया है डंडी जैसा तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। हार्ड प्रूनिंग करी पत्ता की सिर्फ और सिर्फ बसंत ऋतु में करते हैं, दैट इज़ फरवरी में। वो मैं करूँगी तो आपको भी दिखाऊंगी। आप प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग वाला वीडियो देखने के बाद ही करी पत्ता की प्रूनिंग करिएगा। जब भी हम अपने यूज़ के लिए करी पत्ता की पत्तियाँ तोड़ते हैं तो हमें हमेशा नीचे से पत्तियाँ तोड़नी चाहिए। जो नीचे की बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं ना, उन्हें तोड़ें। ऊपर की पत्तियाँ मत तोड़ें क्योंकि ऊपर तो अभी छोटी छोटी हैं, वो बढ़ रही हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप पत्तियाँ तोड़ें तो सिर्फ पत्तियाँ नहीं तोड़ें, पूरी पूरी ये डंडी तोड़ लीजिए क्योंकि इसमें अब पत्तियाँ ग्रो नहीं होंगी, ये थोड़ा सा देखने में भी अजीब सा दिखता है। तो बेटर है जितना यूज़ करना है उतनी पूरी पूरी ब्रांच तोड़ लीजिए। ये पार्ट 1 था करी पत्ता का, इसमें मैंने केयर बताई है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर करी पत्ता में पेस्ट का अटैक हो गया, लाइक स्पाइडर माइट्स आ गए हैं, मिली बग्स आ गए हैं, तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। अगर पत्तियां झुलस रही हैं या उनमें ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं तो कैसे केयर करना है। इट वॉज ऑल अबाउट करी पत्ता प्लांट केयर। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ। विंटर गार्डनिंग की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। मुझसे बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैडम विंटर गार्डनिंग की फ्लावरिंग सीड्स कहाँ से लें। नॉट इवन फ्लावरिंग, आप वेजिटेबल सीड्स और फ्लावरिंग सीड्स जहाँ से भी ले रहे हो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो मैंने फील किया है कि टाइम वेस्ट होता है, पूरा एक मौसम चला जाता है और हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो मैंने लास्ट ईयर भी बायोकार्व के सीड्स खरीदे थे, दे आर रियली गुड। और इस साल भी मैंने सीड्स डाले और 3-4 दिन में ये जर्मिनेट हो गए हैं। इनके रेट्स भी ठीक हैं। ये कोई कोलैब या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।
Make your own garden, be safe and stay connected. Bye-bye.